आज हम कहने चले हैं दास्ताने रामपुर। आज हम कहने चले हैं दास्ताने रामपुर। सुनने वालों गौर से सुनना बयाने रामपुर। सामीन अदब की खिदमत में रामपुर रेडियो मरकज़ से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर मेज़बान बज़्म रबाब अंजुम हाजिर है। आदाब सुबह कबूल करें। सामीन बज़्म, वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश का ज़िला रामपुर अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है। हबशी हलवे, टोपी, चाकू, पत्ती वर्क वगैरह के लिए जाना जाने वाला शहर रामपुर माजी में एक मजबूत नवाबी रियासत रही है। नवाब फैज़ुल्लाह के ज़रिए बसाई गई ये छोटी सी रियासत अपनी पहचान आप बनकर हिंदुस्तान के नक्शे पर अमर हो गई। यहाँ की तहज़ीब, यहाँ के तौर तरीक़े, रख रखाव, बोलचाल, खान पान सब में एक नुमाया पहचान मिलती है। रियासत मर्ज हो जाने के बाद से आज तक भी तारीख़ के आसार और असरात महफूज भी हैं और राइज भी। तो आइए आज आपकी भी मुलाकात कराते हैं नवाब ख़ानदान के चश्मो चिराग सैयद काज़िम अली उर्फ नवेद मियाँ से। इनसे मिलकर जानते हैं आज उनके ख़ानदानी तहज़ीब व सक़ाफ़त के बारे में। साथ ही ये भी कि आज के इस मॉडर्न दौर में उन्होंने किस तरह इस तहज़ीबी विरासत को अब तक हिफाजत से संजोए रखा है और आइंदा इसे महफूज रखने के लिए वो क्या लाए अमल तैयार कर रहे हैं। तो समाअत करें ये मुलाकात कर रही हैं मनदीप कौर। आज की मुलाकात में काज़िम अली खां उर्फ नवीद मियाँ हमारे साथ हैं और इंडिया रेडियो रामपुर की स्टूडियो में। काज़िम अली साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका स्टूडियो में। शुक्रिया। यूँ तो आपकी ज़िंदगी के, आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं जिन पर बहुत लंबी बातचीत की जा सकती है जी। मसलन सियासी लीडर हैं आप, एक आर्किटेक्ट हैं आप, और नवाबीन रामपुर के ख़ानदान के चश्म चिराग हैं। और इस सब से मुख्तलिफ एक और पहलू है कि हाँ, हिंदुस्तानी जो तहज़ीब है, हिंदुस्तानी जो सक़ाफ़त है, उसकी हिफाजत के लिए, उसके फ़रोग़ के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। सिलसिला शुरू करते हैं रियासत के दौर से ही। जी। रामपुर रियासत के समय जो एक हिंदुस्तानी कल्चर थी, जो जिसे हम आज कंपोजिट कल्चर कहते हैं, जी। उसकी परवरिश हुई। जी। तो वो जो सिलसिला था उस हिंदुस्तानी कंपोजिट कल्चर का वहाँ से डेवलप होने का, उस पर ही शुरू करना चाहेंगे बात। देखिए, रामपुर जब नवाब फैज़ुल्लाह खां ने बनाया, वो 1774 में जब रामपुर बना, पहले इसका नाम मुस्तफ़ाबाद था। एक छोटा सा ये गांव था। जो नवाब फैज़ुल्लाह खां के जो वालिद थे, जिनका नाम था अली मोहम्मद खां, जो रोहेलों के पहले सरदार जो हिंदुस्तान में थे, उनके 8 बेटे थे। नवाब फैज़ुल्लाह खां के 7 भाई और थे। तो हर एक बेटे को अली मोहम्मद खां ने ज़मीनें, अराज़ी, जागीरें दी। तो दूसरे बेटे फैज़ुल्लाह खां को मुस्तफ़ाबाद मिला, जिसका नाम उन्होंने रामपुर बनाया और वो रामपुर के पहले नवाब बने। जो सिलसिला जो शुरू हुआ और जो अब तक है और पीछे तक जो हमने खुद देखा है, तो वो जो जिस कंपोजिट कल्चर की हम बात कर रहे हैं, वो मैंने आपके घरों में, आपके ख़ानदान में देखा है। जी। और जिसका असर पूरे रामपुर में क्या बल्कि पूरे इलाके में। देखिए, ऐसा है, जब तक हमारे दादा जिंदा रहे, नवाब रज़ा अली ख़ान जो आखिरी नवाब थे जिन्होंने रामपुर मर्ज किया हिंदुस्तान में 1949 में, उनके लाइफ स्टाइल में ये बिल्कुल कॉम्पोजिट कल्चर चलता रहा। फिर आई आज़ादी, तो जब तक वो जिंदा रहे, सन 66 तक, तो वो चीज़ चलती रही। लेकिन जब उनका लाइफ स्टाइल था, तो उनके जो बच्चे थे, हम जिसमें हमारे वालिद भी थे, हमारी फुप्पियाँ भी थी, हमारे चचा भी थे, जब उनकी परवरिश उसी कल्चर में हुई, तो ज़हनी तौर पे वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में ऑलरेडी बस चुकी थी। बिल्कुल। तो जब तक उनकी ज़िंदगी रही, तो वो कल्चर चलता रहा। अब
उसके बाद जब मेरी जनरेशन आई तो उस जनरेशन में जितने बच्चे थे वो थोड़े डिटैच हो चुके थे, लेकिन क्योंकि हम लोग रामपुर में ही रहे, मेरी दोनों बहनें, मैं, हम, तो वो हमारी ज़िंदगी में भी वो चीज़ चलती रही। लेकिन हमारे जो और बहन भाई हैं, जो कज़न्स हैं, उनमें से कोई नहीं है इस हाँ, चीज़ को। यही बात जो मैं करना चाह रही थी आपसे कि वो अदब, आर्ट, कल्चर जो उस समय खास थी, बल्कि बहुत गहराई तक जुड़े हुए थे नवाबीन रामपुर उससे, तो वो चीज़ आपकी शख्सियत में भी दिखाई देती है और आज आप नहीं। भी उसके फरोग के लिए जी। लगातार लगे हुए हैं। जी। किस तरह से और क्या क्या किया है आपने, क्या कर रहे हैं देखिए, आप? मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो हमारी लाइब्रेरी, जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की नहीं बिल्कुल पूरी दुनिया की एक अजीब मिसाल है, जिसमें 22,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, 1 लाख किताबें हैं, 7,500 पेंटिंग्स हैं। ये सब हमारे ख़ानदान की ओवर द इयर्स हर पीढ़ी ने उसको ऐड करते गए और वो आज लाइब्रेरी में मौजूद है। उसमें आप वो कल्चर की झलक भी देखेंगी। बिल्कुल। जैसे वाल्मीकि की रामायण है, पूरी रामायण फारसी में, और कई ऐसी संस्कृत की मैन्युस्क्रिप्ट जो मेरे ख्याल से कहीं आपको हिंदुस्तान में कहीं और नहीं मिलेगी। आप बल्कि रजा लाइब्रेरी बोर्ड के मेंबर रहे हैं पीछे, तो मैं 9 शायद साल आपके रहा। ही दौर में उस समय बल्कि उन संस्कृत के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो फारसी में थे, उनकी जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन हुआ। जो वो जैसे करवाया गया। रामायण है, जो वाल्मीकि की रामायण जो है, वो पब्लिश किया रजा लाइब्रेरी जी। ने। वो पब्लिश किया और उसमें ऐसा किया है क्योंकि एक पेज जो फारसी में, उसके साथ जो पेज है वो हिंदी में, कि उसमें लिखा क्या है, उसका ट्रांसलेशन, तर्जुमा वो हिंदी में है। वो 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश भी हुई। उस टाइम मैंने पूरा रेस्टोरेशन करवाया। उसमें जो फानूस लगे हुए हैं रजा लाइब्रेरी में, वो कस्टमाइज हुए थे 1902 में सदर्न जर्मनी में। तो उनका पूरा रेस्टोरेशन ओरिजिनल कंपनी के लोगों को लेकर आया, वो सब मैंने कराया। प्लस 97-98 में हिंदुस्तान की गोल्डन जुबली के सेलिब्रेशन हो रहे थे इंडिपेंडेंस के। अब एक जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसकी एक डिपार्टमेंट है जिसे कहते हैं ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक हिस्सा है। और उसकी जो चेयरमैन होते हैं, जो भी होता है, वो फॉरेन सर्विस कार्डर का ऑफिसर होता है। तो उस टाइम मीरा शंकर थी उसकी चेयरपर्सन, और मीरा शंकर बहुत सीनियर डिप्लोमेट। उन्होंने मुझसे कहा कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि रजा लाइब्रेरीज का भी उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो मैंने कहा कैसे होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हम एग्जिबिशंस करेंगे, और पहला एग्जिबिशन होगा ताशकंद में। तो उज़्बेकिस्तान का जो फादर ऑफ द नेशन है, जैसे हमारे गांधी जी हैं, उनके फादर ऑफ द नेशन है अमीर तैमूर। लेकिन अफसोस ये था कि अमीर तैमूर के बारे में उज़्बेकिस्तान में कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप एग्जिबिशन करें, और हमारे रजा लाइब्रेरी में 2 दर्जन मैन्युस्क्रिप्ट्स अमीर तैमूर की लिखी हुई, उन्होंने कहा वो लेकर जाएं। तो इस तरीके से उन्होंने 16 शहरों में रजा लाइब्रेरी का एग्जिबिशन करवाया, और वो मैं लेकर गया। इस सिलसिले में मैं ये भी देखती हूँ कि ख़ास तौर से आप जो हिंदुस्तानी हमारा पहनावा है, जो खान पान है, जो पकवान है, उस सबको भी प्रमोट करने के लिए वो भी कल्चर का एक हिस्सा है। बिल्कुल है। आपने बहुत कुछ किया है, नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी। बिल्कुल किया देखते हैं, अखबारात में तो पढ़ते हैं हम। जी। लेकिन हम चाहेंगे कि सामीन को आप अपनी ज़बान से भी बताएं कि किस तरह नहीं, से आपने देखिए, क्या क्या किया है उसमें। खाना हमारे जो ददियाल है, पूरा जो रामपुर नवाबों का जो बैकग्राउंड है, वो सब अफ़गानी है। और अफ़गानी फूड जो खाना होते हैं, पकवान होते हैं, ख़ास तौर से वो ड्राई होता है, जिसमें कबाब होते हैं या जो भी मीट होता है वो सब ड्राई होता है। और ताजुब की ये बात है कि यहाँ सब्जियाँ बनती ही नहीं थी। अगर सब्जी भी बनती थी, वो भी मीट के साथ, आलू गोश्त, चुकंदर गोश्त, साग गोश्त, लौकी गोश्त, तुरई गोश्त, टमाटर गोश्त, हिंदुस्तानी एक नई डिश हो गई। हाँ, ये हो गई। अगर सब्जी भी खाते थे तो मीट के साथ खाते थे, ये था। जब 1857 में म्यूटनी हुई, तो अवध से जितने लोग थे सब रामपुर आए, जिसमें शेफ्स थे, गवैये थे, म्यूजिक राइट लिरिसिस्ट थे, जिसमें कैलीग्राफर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे,
ये सारे लोग आए और इन सब को रामपुर के नवाबों ने पेट्रनाइज किया, उनको रखा, उनको अपने रियासत में उनको रहने की जगह दी, उनको नवाजा। बड़े बड़े घराने तो बल्कि जो निकले हुए घर हैं है रामपुर दरबार रामपुर सैसवान घराना, जी। वो तभी तो बना। तो ये सारी रिफाइनमेंट जो यहाँ के लाइफस्टाइल में और आई वो 1857 के बाद आई। होता है उसमें एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, एक एसोसिएशन है, जितने रिजवाड़े हैं हिंदुस्तान के उनके मेंबर्स उसका हिस्सा हैं। मैंने फूड फेस्टिवल्स किए जहाँ रामपुर खाने का एग्जीबिशन हुआ, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, अहमदाबाद, बड़ौदा, कई जगहों पे हुआ और इंटरनेशनली हुआ, लॉस एंजलिस या वैंकूवर में सब जगह हुआ। तो इस तरीके से हमने उसे प्रमोट किया। लिबास को भी देखते हुए मैंने देखा कि आपने कई एग्जीबिशंस किए और बल्कि कई शो भी किए आपने। हाँ, ऐसा था कि रामपुर का एक अपना पहनावा था, एक अपना स्टाइल था। जैसे रामपुर शेरवानी जो होती है वो घुटने से 1 इंच नीचे होती है, जो घुटना होता है उससे 1 इंच नीचे होती है, और जो भोपाल की होती है वो थाइस पे होती है। तो हर रियासत का अपना अपना एक स्टाइल था। जैसे यहाँ के गरारे थे, तो यहाँ के रामपुर के जितने गरारे थे जो वो फर्शी गरारे थे, वो कभी एंकल लेंथ पे नहीं होते थे। तो ये एक अपना स्टाइल होता था। 6 गज के दुपट्टे होते थे, जो इस तरीके से अपना अपना स्टाइल। स्कूल और कॉलेजेस को भी मैंने देखा कि आपने अपने इस सिलसिले में कहीं ना कहीं शामिल किया है, और इस तरह से जो बच्चे हैं बच्चों को भी आपने स्टेज शो हमने देखे हैं। जी, आपने देखा था। बिल्कुल बिल्कुल। वो असल में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो एनजीओ है, तो वहाँ हमने ज़्यादातर स्कूल्स को हमने उसमें अपने एसोसिएशन में जो अपने एक चैप्टर है उसमें लिया है, और स्कूल में हम ये प्रोग्राम करते रहते हैं ताकि मेरी जनरेशन तक शायद लोगों को पता है, लेकिन मेरे बाद जो जनरेशन आएगी उन्हें कल्चर हेरिटेज के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो इन प्रोग्राम्स के जरिए, जैसे आपने देखा था जो स्कूल ने किया था जी, तो इस तरीके से हम करते हैं। हिंदुस्तान आज़ादी का 75वां साला जश्न मना रहा है, तो इसी सिलसिले में अगर हम बात करते हैं तो जो हिंदुस्तान जिस समय आज़ाद हुआ उस समय जो रामपुर की रियासत रही है उसका एक अहम रोल रहा है। थी हमारी हिंदुस्तानी जमहूरियत थी, उसके को मर्ज करने में रामपुर पहली रियासत थी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। नहीं, ऐसा हुआ था कि गांधी जी की ये वसीयत थी, उन्होंने कहा जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान एक मुल्क नहीं होते मेरी अस्थियों को बहाया नहीं जाएगा पानी में। इसलिए उनकी अस्थियां दिल्ली में रखी गई राजघाट में, और जब अंग्रेज चले गए तो सारी ब्रिटिश इंडिया की जितनी रियासतें थी सब सॉवरन रूलर्स थे, सबका अपना एडमिनिस्ट्रेशन था, अपना पूरा सेटअप था, और किसी ने ये तय नहीं किया कि वो इंडिया या पाकिस्तान में मर्ज करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वो हमारे दादा जो नवाब रज़ा अली खान थे उनके काफ़ी उनसे दोस्ती थी, तो हमारे दादा ने मई 1949 में रामपुर को मर्ज किया हिंदुस्तान में, जो पूरे ब्रिटिश इंडिया में पहली रियासत जो मर्ज हुई। और इन ल्यू ऑफ दैट, उसके बदले में पंडित नेहरू आदि गांधी जी की अस्थियां लाए रामपुर, जो आज रामपुर में मौजूद है। उसके बाद हमारे दादा ने किले में सारे पब्लिक को बुलाया, रामपुर की आवाम को बुलाया और अपना फैसला सुनाया कि रामपुर और मैं हिंदुस्तान का हिस्सा होंगे, लेकिन जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनके लिए इंतज़ाम किया जाएगा, वो जा सकते हैं। इस तरीके से ये हुआ था। और हमारी अपनी स्पेशल ट्रेन्स, उसमें हमारी बटालियन सिक्योरिटी के लिए सब लोगों को पाकिस्तान भेजा गया। हमारे दादा के दोस्त थे नवाब भावलपुर, जो एक बहुत बड़ी रियासत पाकिस्तान में, उनसे कहा कि मेरे लोग आ रहे हैं, इनकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। तो वो सब भावलपुर गए, वहाँ से अलग अलग शहरों में गए। नावेद मियां, जो उर्दू ज़बान है यही अपने आप में कहें तो कंपोजिट कल्चर का एक नायाब नमूना है, तो आप किस तरह से उर्दू ज़बान को देखते हैं और उसको कंपोजिट कल्चर से हम देखिए, जब फैजुल्ला खां आए और 1774 में, तो उस टाइम यहाँ रामपुर में पश्तो बोली जाती थी, क्योंकि पश्तो उनकी ज़बान थी जो वो लेकर आए। फिर विद जनरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पश्तो जो थी वो दरी में तब्दील हुई, और फिर कुछ जनरेशन्स के बाद दरी से वो फारसी में तब्दील हुई,
और फारसी के बाद फिर कुछ जनरेशन के बाद वो उर्दू में तब्दील हुई। तो जब रियासत मर्ज हुई उस टाइम उर्दू ही बोली जाती। यानी कि उर्दू वो ज़बान है जिसमें हिंदी भी है, हिंदुस्तानी ज़बान कह सकते हैं, जो हर हिंदुस्तानी समझता है। लैंग्वेज जो है इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। माने ज़बान जो लैंग्वेज होती है वो कम्युनिकेशन को उसे आसान करना चाहिए, मुश्किल नहीं। तो पश्तो से, दरी से, फारसी से उर्दू एक सिलसिला था जो कम्युनिकेशन को आसान कर रहा था लोकल्स के साथ। क्योंकि उर्दू में बहुत से ऐसे लफ्ज मिलते हैं जो हिंदी से लिए गए हैं, हिंदी में और फारसी में है। मुसाफिर, जैसे मिसाल पे मुसाफिर है, वो फारसी में भी है और उर्दू में भी है। और खैर हिंदी में तो जो संस्कृताय जिंदी है उसमें तो उसका कुछ और वर्ड होता है। इस तरीके से बस आखिरी सवाल एक और आपसे, जिस कॉम्पोजिट कल्चर की, जिस हिंदुस्तानी तहजीब की हम बार बार बात कर रहे हैं, जिसे याद कर रहे हैं, उसकी हिफाजत के लिए, उसे और प्रमोट करने के लिए हर हिंदुस्तानी को क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, उर्दू जो है ये रीजनल लैंग्वेज है। आई मीन यूपी हुआ, मैं यूपी में कहूँगा, यूपी के अलावा अब आजकल कहीं नहीं बोली जाती। यूपी भी वेस्टर्न यूपी, अब ईस्टर्न यूपी का कल्चर ही अलग हो गया है, उनकी जो ज़बान है वो दूसरी हो गई है। तो ये जो रोहिलखंड की जो लैंग्वेज है, मैं कहूँगा वो रोहिलखंड की लैंग्वेज, अवध का जो एरिया हुआ कुछ, वहाँ उर्दू बोली जाती है, उसके अलावा कहीं नहीं बोली जाती। इस ज़बान से हटकर एक आम जो हम उसकी इंटीग्रिटी की बात करते हैं, जब मैं समझता हूँ इंटीग्रेशन का सबसे आसान ज़रिया है फिल्में। पहले जो मूवीज़ बनती थी, आपको याद होगा कि फिल्मों के नाम हिंदी में भी लिखे जाते थे, उर्दू में लिखे जाते थे। बीच में वो बंद हो गए, लेकिन अब फिर शुरू हो गए। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि फिल्म्स हुई, ये बहुत इफ़ेक्टिव मीडियम होता है लोगों तक मैसेज पहुंचाने का। और उसमें भी जो ज़बान जो बोलते हैं फिल्म्स में, वो हिंदुस्तानी बोली जाती है। प्योर उर्दू भी नहीं होती, प्योर हिंदी भी नहीं होती, इंग्लिश के भी उसमें अल्फाज होते हैं। तो ये एक होता है कि जिससे लोग समझ पाएँ कि क्या चीज़ है। तो आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो तो नेचुरल है, और वो वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया में हो रहा है, जिसे ट्रांजिशन कहते हैं। तो वो उसको आप रोक नहीं सकते। बस ये है कि जो गुलदस्ता एक सजा था हिंदुस्तान अपनी का, जो हेरिटेज को, कल्चर को और हिस्ट्री को, वो ही आपकी पहचान है, और उस पहचान को आपको रखना है। बेहद शुक्रिया आपका स्टूडियो आने के लिए, और एक अच्छी ऐसी ख़ास बातें करने के लिए जो हमारे सामीन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, बहुत पसंद आई होगी उनके। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद के दो चार दिए अब भी हैं रोशन, उम्मीद के दो चार दिए अब भी हैं रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है। रियासत रामपुर के नवाब ख़ानदान के साहबजादे सैयद काजिम अली उर्फ नवेद मियाँ से अभी आपने ये गुफ्तगू समाअत की। मुलाकात कर रही थी ऑल इंडिया रेडियो रामपुर की स्टेशन डायरेक्टर मोहतरमा मनदीप कौर। और अब वक्त के तकाज़े को मलहूज़ रखते हुए अपनी मेज़बान रबाब अंजुम को दें इजाज़त। आज का ये प्रोग्राम रामपुर रेडियो मरकज़ पर तैयार किया गया था।